guys, welcome back to my channel. I'm a first year BCom student in Kirodimal College, Delhi University. Many of you were asking my CUET score. So it was 761 out of 800 and I scored full in accountancy and BST. So today I'll be sharing my strategy for accounts and BST. So let's begin. Let's start with accounts. सो आप लोगों को भी पता है कि अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर जो फर्स्ट बुक है ना आपकी वो आपको पता है उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। CUET में भी बहुत ज़्यादा रहता है उसका वेटेज। तो फर्स्ट बुक को बहुत अच्छे से करना और तीनों वैसे तो आपको तीनों बुक की बहुत अच्छे से करनी है, पर फर्स्ट बुक में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। देखो किसी भी सब्जेक्ट की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना तो सबसे पहले एक काम करा करो, आप एक उसका पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आप एग्ज़ाम पैटर्न जानने के लिए आप या तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा सकते हो देखने के लिए, या तो आप जो CUET की मेन CUET की वेबसाइट होती है तो आप उस पर जाकर भी देख सकते हो। सो सबसे पहले जाकर एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूर देख। लोगों के ना टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने रहते हैं एक्सेप्ट फॉर जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 50 करने होते हैं। और टाइम आपको जो ये वाले पेपर्स होते हैं ना जैसे मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इको, इन सब के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए, और बाकी सब जो रहते हैं उनके लिए आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। अकाउंट्स के लिए तो कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना, कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हो उतना रिवाइज़ करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर अकाउंट्स। मैं मेरी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी CUET के लिए, तो मेरी बोर्ड्स ख़त्म हुई थी, मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मैंने सबसे पहले अकाउंट्स का पूरा कोर्स वापस रिवाइज़ करा। बोर्ड्स का करने के बाद भी मैंने पूरा सिलेबस वापस रिवाइज़ करा और जो तीनों बुक्स थी उनके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े और वापस रिवाइज़ करे, सारे फार्मूलेज रिवाइज़ करे। उसके बाद मैंने एक ऐसा शेड्यूल बनाया था कि मैं रोज़ मैं 3 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर करती थी। लाइक इंग्लिश का मैं रोज़ करती थी और अकाउंट्स का मैं रोज़ करती थी, और इको और BST का मैं इंटरचेंज करती थी। जैसे मान लो आज इको करा तो अगले दिन BST, ऐसे। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। और जो मैं सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करती थी सॉल्व करने के बाद मैं पूरा एनालाइज़ करती थी कि मेरी कहाँ गलती हुई है, और जो भी गलती होती थी मैं उसको एक रजिस्टर वगैरह में मतलब मेंटेन करती थी, तो मैं उसमें लिखती जाती थी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते थे ना वो भी लिखते जाती थी। कुछ पोर्शन जो बोर्ड्स में नहीं आता है, बोर्ड्स में ओमिट था, वो भी CUET में आता है। सो जैसे NPO पिछले साल भी ओमिट था और शायद इस साल भी ओमिट है, पर वो आपके CUET में आएगा। सो आप NPO ज़रूर कर लेना एक बार, क्योंकि NPO के क्वेश्चंस जैसे जो चैप्टर्स ओमिट रहते हैं ना तो उनके इतने टफ क्वेश्चन नहीं देते वो लोग, तो ये चैप्टर्स आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर्स हो जाते हैं। सो आप ऐसे मत सोचना कि ठीक है आपको 10 क्वेश्चन तो छोड़नी है तो ये वाले चैप्टर्स छोड़ दो। जैसे आप छोड़ भी सकते हो, अगर आपके बाकी सब चैप्टर्स बहुत अच्छे से हो गए तो आप छोड़ सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको वैसे भी छोड़ने ही है। पर जैसे अभी आपके पास टाइम है मेरा कर लो, क्योंकि इनके क्वेश्चंस आपको इतने टफ नहीं आएंगे। जितने टेक्निकल आपको जो चैप्टर्स के क्वेश्चन देंगे ना उतने टेक्निकल आपको NPO वगैरह के नहीं देंगे, क्योंकि ये आपका वैसे भी ओमिट रहता है। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप कर लो चैप्टर, ये वाले आपके लिए अच्छा ही होगा। फिर अगर आपके कोई ऐसे टफ सा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ये NPO वगैरह का कोई ईजी सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके वो छोड़ सकते हो। सो एक ये एडवांटेज रहता है। और पता है बुक रीडिंग ना बहुत अच्छे से करना, क्योंकि पता है कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बहुत छोटे से लिखा रहता है, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो टॉपिक के अंदर ही लिखी होती है, और हम लोग क्या करते हैं कि मेन टॉपिक पढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड्स में तो ऐसे ही करते थे, पर CUET में क्या होता है कि आपका कोई सी भी लाइन उठा के आपको दे देंगे, तो आपको एक एक लाइन पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक हेडिंग के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिखेगी। जो आपकी थर्ड बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर था, सो मुझे याद है शायद मेरे टाइम पर एक क्वेश्चन आया था कि हेड और सब हेड ही आइडेंटिफाई करने थे। सो फॉर एग्जांपल माइनिंग राइट्स, तो ये किस हेडिंग के अंदर आता है। तो आप जब रीडिंग करोगे ना तब आपको दिखेगा कि वो एक टॉपिक था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला, उसके अंडर आया था ये। सो ऐसे अगर आप रीड करोगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे और वर्ड्स भी मिलेंगे। सो ये सब वर्ड्स ना आप अलग से हाईलाइट करते जाओ।
आप बुक में ही मार्क करते जाओ, ताकि आप जब वापस वो कॉन्सेप्ट पढ़ने आओगे ना तो आपको वो हाईलाइटेड वर्ड्स वगैरह दिख जाएंगे, तो आपको ध्यान देंगे। तो आप ये चीज़ें ना करो, ये चीज़ें जेन्युइनली बहुत हेल्प करती है। लाइक इफ़ यू वांट रिसोर्सेज कि आप कहाँ से पढ़ोगे, तो देखो अकाउंट्स और बीएसटी के लिए तो बुक बेस्ट है। आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपकी बुक्स है ही। आप मॉक टेस्ट वगैरह ज़रूर प्रैक्टिस करना, और सैम्पल पेपर्स भी। अकाउंट्स में जैसे एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि एनसीईआरटी अगर आपने करी हुई है बोर्ड्स के टाइम पर। टू बी ऑनेस्ट, पता है मैंने एनसीईआरटी देखी भी नहीं थी मेरी सीयूटी के टाइम पर, क्योंकि मेरे स्कूल में ना एनसीईआरटी फॉलो नहीं होती थी। सो मैंने अकाउंट्स तो टीएस ग्रेवाल से करा था बोर्ड्स के टाइम पर। सो जब बोर्ड्स ख़त्म हुए और मैं भी जब यूट्यूब चैनल्स वगैरह सर्च करती थी कि कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, तो सब यही बोलते थे कि एनसीईआरटी करो। सो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि मैंने एनसीईआरटी देखी भी नहीं है। सो आई वॉज थिंकिंग कि एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगी तो मुझे वापस पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, उसमें कुछ अलग लाइन्स होगी, पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी। इससे अच्छा जो मेरे पास अभी बुक है जिससे मैंने पढ़ रखा है, मैं उसी से करती हूँ। जैसे बिजनेस स्टडीज़ में मैंने संदीप गर्ग से पढ़ा था, और अकाउंट्स में मैंने टीएस ग्रेवाल से पढ़ा था, तो मैंने इन्हीं बुक्स को वापस रिवाइज़ करा। और यूट्यूब चैनल्स मैंने पिछले मेरी इंग्लिश वाले वीडियो में बताए थे कि सुनील सर का चैनल आप सुनील सर से पढ़ सकते हो, या फिर हार्दिक सर अकाउंट्स के लिए उनसे भी पढ़ सकते हो। हार्दिक सर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए ना तो आप हार्दिक सर से पढ़ना। हार्दिक सर बहुत अच्छे से एक चीज़ आपको मतलब आपने आई गेस पढ़ा ही होगा 12th में उनसे। सो हाँ, कॉन्सेप्ट्स वगैरह के लिए जो एनपीओ है ना, खासकर मैंने पता है एनपीओ मैंने हार्दिक सर से ही पढ़ा था, क्योंकि बाकी चैनल पे ना बहुत शॉर्ट में समझाया था। हार्दिक सर ने एक एक चीज़ उन्हें डिटेल में बताई थी, और ऐसे बताई थी कि सब याद रहा था। सो आप एनपीओ वगैरह और जो चैप्टर्स आपके ओमिट है ना उनको अगर आपको पढ़ना हो तो आप हार्दिक सर से पढ़ सकते हो। और पता है अकाउंट्स में मेन चीज़ बच्चों के पेपर क्यों बुरे जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम पर सॉल्व नहीं हो पाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको टाइम एलोकेट करना आना चाहिए कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो फर्स्ट पेपर था इंग्लिश का, उसके लिए मुझे ना थोड़ी स्पीड मेरी कम पड़ गई थी। वो मेरा अच्छा गया था, पर स्पीड की वजह से मेरा थोड़ा ऐसा हो गया था कि मैंने बहुत जल्दी लास्ट में मुझे करना पड़ा था। तो इसलिए मैंने फिर अकाउंट्स और इनमें स्पीड पर बहुत ध्यान दिया था कि मैंने बहुत सारे पेपर सॉल्व करे थे जिससे मेरी स्पीड अच्छी रहे। अकाउंट्स का पेपर मेरा टाइम होने के कुछ 10 मिनट पहले ही हो गया था, और फिर मैंने 10 मिनट तक, जनरली लोगों का होता नहीं है पहले, पर मेरा हो गया था। और फिर मैंने एक बार जो मेन जिस चीज़ों में मुझे डाउट लग रहा था तो मैंने वापस वो रीचेक भी कर लिया था। सो अकाउंट्स का मेरा अच्छा गया था, और उसमें मुझे फुल आए थे 200 आउट ऑफ 200। सेम फॉर बीएसटी में भी मुझे फुल आए थे। टॉकिंग अबाउट बीएसटी, पता है बीएसटी की बुक ना मैंने कम से कम 4 से 5 बार पूरी रिवाइज़ करी थी, शायद उससे भी ज़्यादा। जब पढ़ने जाओगे ना ढंग से तो आपको इतनी छोटी छोटी चीज़ें दिखेगी ना कि आपने वो बोर्ड्स में भी नहीं पढ़ी होगी। सीरियसली मैंने भी इतना बोर्ड्स में नहीं पढ़ा था जितना मैंने सीयूटी के लिए पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सो ये आया था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। सो ये सब चीज़ें ना बोर्ड्स में भी इतना ध्यान नहीं देते होंगे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है और ये बोर्ड्स में आती भी नहीं है बोर्ड। और हाँ, बीएसटी की जब आप बुक पढ़ते हो ना तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखते होंगे हर चीज़ में। जैसे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर था ना, उसमें जो एक प्रिंसिपल था उसके एग्जाम्पल्स दिए थे, तो वो एग्जाम्पल ज़रूर पढ़ना। मैंने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करते जिसमें वो एग्जाम्पल ही डायरेक्ट उठा के एज इट इज़ आ गए थे और बताना था कि कौन सा प्रिंसिपल है। तो अगर आपने सही से सारे एग्जाम्पल्स पढ़े ना तो आप बहुत ईजीली बता सकते हो। तो जो ऐसे चैप्टर्स होते हैं ना जिसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल्स तो इनके पढ़ना, क्योंकि एग्जाम्पल तो ये एज इट इज़ दे ही देते हैं। और हाँ, बीएसटी में पता है हम लोगों को क्या आया था मेरे टाइम पर, हम लोगों को डायरेक्ट जो स्टेप्स होती है, जैसे जो प्लानिंग की स्टेप्स वगैरह होती है, तो वो डायरेक्ट बस वो सीक्वेंस में अरेंज करना आ गया था। इतने ईजी क्वेश्चन भी आए हैं। सो ये आप चीज़ें ध्यान रखना कि जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इनकी जो स्टेप्स वगैरह है ना वो आप सीक्वेंस में याद रखना, इनका सीक्वेंस याद रखना। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है उसमें अगर इफ़ आई आस्क यू कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं, तो आप लोगों को अगर पता हो तो बताना, कमेंट्स में लिख के बताना कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कौन सा प्रिंसिपल होता है। बुक में से पढ़ के बता दो। केस स्टडी की प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना, जब आप केस स्टडी सॉल्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आप कॉन्सेप्ट में आप कितने अच्छे हो, क्योंकि केस स्टडी करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। सो जैसे सेम जो मैंने अकाउंट्स में बताया था कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेन है, बीएसटी में भी है।
पीएससी में बहुत सारे हम लोगों को तो ऐसे मैचिंग वाले क्वेश्चंस भी आए थे कि आपको मैच करना है, आपको 2 कॉलम दिए हैं और आपको मैच करना है। तो उसके लिए ऐसे देते थे कि एक कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल स्ट्रक्चर है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर किस चीज़ को अफेक्ट करता है? सो प्रॉफिटेबिलिटी को करता है। तो अदर साइड, दूसरी साइड उसका प्रॉफिटेबिलिटी है, तो उसको आपको मैच करना है। तो ये सब टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये सब है ना, तो इनके एक बार जो फैक्टर्स अफेक्टिंग आते हैं ना, ये सब भी करना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आए थे। मतलब एग्जाम्पल्स तो इनके पढ़ना ही पढ़ना, भले आप अंदर का कॉन्टेंट नहीं पढ़ रहे हो, पर एग्जाम्पल्स तो इनके पढ़ना, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था। सो पार्ट बी में से एक क्वेश्चन था, सम बैंक्स जॉइंटली स्टैब्लिश ATM एट डिफरेंट लोकेशंस। सो कौन सा फैक्टर है? जिसको ये आता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, और लेट्स सी किस किस का सही निकलता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने भी एक सैम्पल पेपर में देखा था जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे ये थोड़ा सा याद था, इसलिए आई थॉट कि आप लोगों से पूछे। सो लेट्स सी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है ना। ऑपरेटिंग साइकिल वाला क्वेश्चन भी मेरे टाइम पर आया था। कुछ टॉपिक्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिपीट होती है, तो इनको तो आप डीप में पढ़ ही लेना। सो इसी के साथ लेट्स एंड दिस व्लॉग। आई होप कि इस वीडियो से आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे, और स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर दो जब आपका ड्यू में हो जाएगा। सो हम लोग ज़रूर मिलेंगे कभी ना कभी। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड बाय बाय।